हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोडिंग के बारे में सीखेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, इसीलिए हम आज थोड़ा थ्योरेटिकल और उसका थोड़ा डिज़ाइनिंग पार्ट को समझेंगे कि कोडिंग क्या होती है और कैसे यूज़ में आती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोडिंग होती क्या है और हम कोडिंग को किस किस एरिया में यूज़ में लेते हैं। तो basically, what is coding? That coding is writing something that convert our idea or imagination into real sense। ठीक है ना। तो कोडिंग क्या होती है कि हम कुछ लिखते हैं, हम जो कुछ सोचते हैं या ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं, अब ऐसी कोई कल्पना करते हैं जिसको हम लिखते हैं किसमें, उसको असलियत में बदलने के लिए। ठीक है ना। हम कुछ सोच रहे हैं, उसको अगर हमें असलियत में बदलना है अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे या अपने किसी मशीन पर, तो उसके लिए हम जो लिखते हैं वो क्या होती है, कोडिंग। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कई जने स्टोरी लिखते हैं, बहुत जने कविताएं लिखते हैं। तो स्टोरी कविताएं क्या है, उनकी एक सोच होती है। ठीक है ना। जो वो सोचते हैं वो लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे हॉलीवुड की जितनी भी पोएम्स हैं या स्टोरीज हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है। फ्रांस वाले फ्रेंच में लिखते हैं, तो अपने बॉलीवुड वाले हिंदी में लिखते हैं, साउथ वाले साउथ की लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जो लिखा जाता है दैट इज कोडिंग। तो जो अलग अलग पर्सन जो अलग अलग सोचते हैं, तो उस अपने उस आइडिया को, अपने उस इमेजिनेशन को जब वो लिखते हैं तो उसको बोला जाता है, हमारे मशीन में अगर वो लिख रहे हैं, मशीन में कन्वर्ट करने के लिए लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम किसी अपने आइडिया को या अपने इमेजिन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो काम में आने वाली चीज है, उसमें जो काम में आने वाली लैंग्वेज है, उसको हम उससे बोला जाता है कोडिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डेवलप अ फुटबॉल गेम, ठीक है ना। ऐसा है कि देखो, एक तो रियल में अपन फुटबॉल गेम खेलते हैं, और एक होता है कि हमें ऐसा एक गेम बनाना है जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पर खेला जाए। तो ऐसे गेम को बनाने के लिए क्या है कि हम सोच तो रहे, हमें पता तो है कि भाई फुटबॉल होता है, उसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। दो गोल पोल होते हैं, एक बॉल होती है जिसको वो हिट करते हैं। ठीक है ना। एक तरफ जाती है, दूसरी से वापस हिट कर दूसरी तरफ आती है। तो वो हमने सब सोच लिया। तो उसके बाद में हम क्या, देन वी यूज और लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन एज अ ग्राउंड। ठीक है ना। देखो, रियल सेंस में जो ग्राउंड होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन जब हम कोई गेम खेलेंगे, तो अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्क्रीन जो होगी वो क्या हो जाएगी, पूरा ग्राउंड बन जाएगी। ठीक है ना। हम ऐसा सोच रहे हैं, और उसमें 22 एक्टिव ह्यूमन आइकन्स बनाएंगे। देखो, रियल में तो ह्यूमन जो होते हैं वो होते हैं 12 खिलाड़ी या 11-11 खिलाड़ी, जो 11-11 22 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन ऐसे ही हमें हमारे अगर गेम में ऐसा करना है, तो हमें ऐसे आइकन्स बनाने पड़ेंगे प्लेयर्स के। ठीक है ना। उनको खिलाड़ी जैसा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके उसका इफेक्ट सही से दिखता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर इवेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। तो इवेंट डिजाइन करते वक्त क्या करना होता है हमें कि, ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या है कि जब हम जब कोई प्लेयर उस बॉल को हिट करेगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे हमारे लैपटॉप, मोबाइल या लैपटॉप पर, कि जब हम एंटर प्रेस करें या स्पेस की दबाएं, या हम वहाँ पे जो भी बटन दे रखा है उसको प्रेस करेंगे मोबाइल पर, तो वो बॉल को हिट करेगा जिस किसी खिलाड़ी के पास है वो। तो इस तरह का हमने इमेजिन कर लिया है। अब इसको अगर हमें हमारे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना। एवरीथिंग दैट वी सी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे हम गेम देख रहे हैं, चाहे हम कोई एनिमेशन देख रहे हैं। लेकिन एनिमेशन के तौर पर आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे छोटा भीम है, मोटू पतलू है, ये सारे जो बने हुए हैं सीरियल्स, उसमें एवरीथिंग इज एनिमेशन। ठीक है ना। तो ऐसे एनिमेशन एनिमेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पीछे कोड करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, उसके जंप के लिए, उसके भागने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, उल्टा चलने के लिए, उन सब के लिए आपको इवेंट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको मूवमेंट बनाने पड़ते हैं।
तो एवरीथिंग इज देयर, जो भी कुछ वहां हो रहा है दैट इज ऑल ड्यू टू कोडिंग, उसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग वर्क कर रही होती है। टू मेक दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, लैपटॉप और मोबाइल, वी राइट इंस्ट्रक्शन इन स्पेशल फॉर्म इज कॉल्ड कोडिंग। तो ऐसा कि हम तो यूजर हैं उसके गेम के, हम तो गेम खेल रहे हैं और अंदर वो गेम है, तो उस गेम को हमारे इंटरेक्शन के लिए, यानी कि यूजर चाहे जैसा प्ले कर सके उसको, तो ऐसे कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करते हैं, करने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो एक स्पेशल फॉर्म में लिखने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग, ठीक है ना। ये वैसा ही है जैसे कोई पोएट या कोई स्टोरी राइटर जो स्टोरी लिखता है, ठीक है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी और उसको स्पेशल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। यानी कि किसी इंसान और मशीन के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। अ पर्सन हु डू दिस जॉब इज कॉल्ड कोडर। जो आदमी ये काम करता है उसको हम कोडर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई कविता लिखता है तो कविता एक अलग चीज है और लिखने वाला, एक पढ़ने वाला अलग चीज है। लेकिन जो चीज लिखता है, हम तो कविता पढ़ रहे हैं तो हम तो उसके यूजर हो गए, और जो कविता है वो आपका मटेरियल है, आउटपुट है, ठीक है ना। तो आउटपुट और यूजर के बीच में जो काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोएट बोलते हैं, क्योंकि लिखने वाला अलग है, पढ़ने वाला अलग है और कविता अलग चीज, तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि हम गेम जो है वो आउटपुट है, खेलने वाला यूजर है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है, कोडर है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि जैसे हम राइटिंग करते हैं या हम जो लिखते हैं प्रोग्राम या गेम बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड लिखते हैं, या उसको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो जो कोड लिखते हैं वो कैसा है, कैसे कैसे इसको हम समझेंगे कि कोड क्या होता है। देखो, जस्ट जब हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि ये कोई इंसान है, ठीक है, एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, जब हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू आमने सामने बात करते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई दो अमेरिका के लोग हैं तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, इंडिया के हैं तो हिंदी में बात करेंगे, फ्रेंच के तो फ्रेंच में बात करेंगे, जर्मनी के तो जर्मन में बात करेंगे, और बाकी किसी कंट्री के हैं तो अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हमारे काम में आने, डेली बोलचाल में जो काम में आने वाली लैंग्वेज है उसको हम काम में लेते हैं। लेकिन यही चीज जब पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन, अब मशीन में देखो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और कोई मशीन हो सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि हम लैपटॉप या डेस्कटॉप ही यूज करेंगे। बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जो ऐसी दूसरी मशीन भी हैं जिनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बनते हैं और उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज को यूज में लिया जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट ये जो लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनको ही ज्यादा काम में लिया जाता है। तो पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेस काम में आती है वो लैंग्वेजेस ये होती है, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए हम जो काम में लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, उसी तरह से क्या होगा कि जब पर्सन कोई ह्यूमन है, वो किसी मशीन से इंटरेक्ट करेगा, उससे बात करना चाहेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहेगा, उसको कमांड देना चाहेगा, तो वो इन लैंग्वेजेस में नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हम समझ सकते हैं लेकिन मशीन ये लैंग्वेजेस नहीं समझती है। और मशीन अगर ये लैंग्वेजेस नहीं समझती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए जो मशीन समझ सके। तो मशीन जो समझती है वो जो मेन लैंग्वेज है वो तो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है ना। कोई भी मशीन जो डिजिटल मशीन है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ठीक है ना, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, तो वो जो मशीन्स हैं आजकल, पहले तो क्या एनालॉग मशीन होती थी, लेकिन आज जो इन करंट सिनेरियो वी आर यूजिंग डिजिटल एरा, ठीक है ना, वी आर इन डिजिटल एरा। तो हर एक चीज जो हर एक मशीन है वो डिजिटल हो चुकी है। तो डिजिटल मशीन जितनी भी होती है वो केवल बाइनरी लैंग्वेजेस समझती है, डिजिटल लैंग्वेज समझती है। डिजिटल लैंग्वेज में क्या होता है, 0 1 0 1, 0 और 1, ये दो ही लेटर काम में आते हैं, ये दो ही नंबर काम में आते हैं। जितना भी डेटा है, चाहे हम किसी का नाम लिख रहे हैं, चाहे हम एड्रेस लिख रहे हैं, चाहे उसकी एज डाल रहे हैं, चाहे उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट कर रहे हो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो हर एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को वो बाइनरी के फॉर्म में सेव रखता है हमारी रैम में, ठीक है ना। तो मेन जो लैंग्वेज है वो तो बाइनरी है, ठीक है ना, जो भी डेटा जाता है उसका। लेकिन उस बाइनरी, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज 0 1 0 1, तो अगर मान लो मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ या मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ लेटर, तो उसको जब वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो हमने तो लिखा हमारी फॉर्म में,
हमने टाइप किया, कोई पोएम टाइप करी तो हमें तो समझ में आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो उसको समझता है वो किस फॉर्म में समझता है, वो उस स्टोरी या पोएम के हर एक लेटर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल की ए हम टाइप करते हैं, ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल को वो 65 में पहले कन्वर्ट करता है, फिर 65 को डिवाइड करके वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी कोड एक पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है ना, उसको हमें समझने, हमें सिर्फ ये समझना है कि बाइनरी कोड जो होता है वो बहुत टिपिकल होता है पढ़ने और याद रखने के लिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो बाइनरी कोड बहुत टिपिकल होता है पढ़ने और लिखने के लिए, याद रखने के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस बाइनरी कोड को थोड़ा हायर लेवल पर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसके कुछ कमांड्स बना दिए, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बना दी कि भाई आप इस लैंग्वेज में लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट ने बनाई, तो उन्होंने क्या बनाया दी, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो क्या करती है, वो आपके पर्सन से मशीन से इंटरेक्शन करने के लिए, बात करने के लिए, कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में आती है, ठीक है ना। तो C++, जावा और पाइथन, ये आप जब नाम अभी सुन रहे हो और आगे बहुत सुनोगे अगर आप आईटी फील्ड में रहते हो, तो ये जो है ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो काम में आती है आपके पर्सन टू मशीन इंटरेक्शन के लिए या कंप्यूटर के इंटरेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो किसी मशीन के ऊपर, तो आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है उसको। तो उसमें से आप C++, जावा, पाइथन, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जैसे रबी है, PHP है, पर्ल है, ठीक है, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं तो जो आप काम में ले सकते हो। लेकिन ये जो कुछ है बेसिक्स लैंग्वेज हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये कुछ बेसिक लैंग्वेजेस जिनको आपको सीखना चाहिए। तो जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की ह्यूमन लैंग्वेज होती है, पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेस काम में आती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो जैसे हर एक लैंग्वेजेस के अंदर लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको लिखने का तरीका होता है, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। जैसे इंग्लिश में हम जो लिखेंगे तो हमें ए से जेड तक लेटर यूज करने हैं, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है। जैसे इज एम आर है तो हम प्रेजेंट टेंस के लिए काम में लेते हैं इज एम आर, ठीक है। दिस दैट है तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए लेते हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी अपन क्या कर सकते हैं, अ से गण्य तक के अक्षर काम में लेते हैं, उसमें भी हम लिखते हैं। तो अब इंग्लिश में हम जब लिखते हैं तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। तो हम इंग्लिश जो सीखते हैं वो किसके लिए सीखते हैं कि हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, हमें लेटर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, हमें वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा टेंस आ रहा है, कब कौन से टेंस में कौन सा वर्ड काम में आएगा, ये सारी चीजें ध्यान। उसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लिटरल्स होते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें भी आएगी। तो आपको सिंपली यही ध्यान रखना है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए, तो इसको भी हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें कोडिंग करनी है, अगर हमें कोडिंग करनी है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ यूजेस, ठीक है ना, कि आपकी जो कोडिंग है वो किस किस एरिया में काम में आती है। तो सबसे जो इमर्जिंग एरिया है या जो सबसे ज्यादा काम में लेने वाला कोडिंग को काम में लेने वाला वो है आपका गेम्स। आज हर 10 में से 9 जने गेम्स को प्ले करते हैं मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। तो जो गेम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी गेम्स आप प्ले करते हो, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो कैंडी क्रश हो, चाहे वो लूडो हो, जितने भी गेम्स हैं वो उन सब के पीछे किसी न किसी कोडिंग को अप्लाई किया गया है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग की गई होती है, ठीक है ना। तो गेम्स सबसे बड़ा एरिया है आपकी कोडिंग को काम में लेना। उसके अलावा मोबाइल ऐप्स होते हैं, ठीक है ना। मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एक मोबाइल ऐप होता है, जिससे आपकी स्क्रीन पर आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, रोबोटिक्स और ई कॉमर्स। ये जो वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स और ई कॉमर्स हैं, इनको ध्यान से समझना। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ठीक है ना। वर्चुअल रियलिटी का आपने देखा होगा, आपने कभी देखा हो या कभी आपने गेम को सेंस किया हो तो एक गूगल बॉक्स आता है जो आपकी आईज पर लगाया जाता है, और वहां से आप जो गेम प्ले करते हो तो आपको यूँ लगता है कि जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो आपको यूँ लगता है जैसे मैं खुद पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ।
तो वर्चुअल रियलिटी क्या है? रियलिटी तो है लेकिन वो वर्चुअल है, वो असली में नहीं है, नकली में है, लेकिन आपको यूं ही लगता है कि वो असली में हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना। तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो एग्जिस्ट नहीं होता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर हैं, ठीक है ना। रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स ऐसा होता है कि भाई कोई एक मशीन है जिसको आप ह्यूमन टाइप बनाते हो, ठीक है ना। आप वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो किसी रोबोट के सामने जब आप हाई करोगे अपने हाथ को लगे तो वो भी आपको हाई करेगा। तो इस तरह की मशीन जब अपन डिजाइन करते हैं तो उसको हम रोबोटिक्स बोला जाता है। ई कॉमर्स के बारे में आप ध्यान से सुने कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है ना। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार करना, लेन देन करना, सेल्स परचेज करना, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब है उसी व्यापार को ऑनलाइन करना, ठीक है ना। तो आजकल हम जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है ना, और ये जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, वो क्या है? वो ऑनलाइन मटेरियल को परचेज करती है, सेल्स करती है और उसमें अपनी इनकम जनरेट करती है। तो ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए भी आपके उसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग काम कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन गेम्स को समझते हैं कि गेम्स में कैसे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपने पास है फ्लैपी बर्ड का, ठीक है ना। तो उसमें आप ध्यान से समझना कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फ्लैपी बर्ड जो वर्ड है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पीछे का एक बैकग्राउंड है और ये दो ऑब्जेक्ट हो है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव कर रहे हैं दोनों। तो इसका यूं है कि इसको हम मूव करा रहे हैं और जंप भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है और जंप भी कर रहा है। तो बात ये है कि ये जब इससे या इससे टकराए तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये आगे से आगे रन करता जाएगा और जैसे जैसे ये रन, जैसे जैसे ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पार करता जाएगा तो इसका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने एक गेम बनाया है। तो ये निकल रहा है, ये यहाँ टकरा गया, ये टकरा गया, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो क्या स्कोर आ गया? 2 का स्कोर आ गया, ठीक है। वापस से चल रहा है, ये वापस से शुरू हुआ, वापस से शुरू किया, देखो जंप भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ये जंप कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ये जंप कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। 3 स्टेज पे गया और खत्म हो गया। तो इसका स्कोर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फ्लैपी बर्ड जो इस तरह का जो कोई गेम है, ठीक है ना, इससे सिंपल, इससे बड़ा और भी हम बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल से सिंपल गेम बना रखा है। तो इस तरह से हम गेम में अपनी कोडिंग, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कोडिंग चल रही होगी, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना, इन ऑब्जेक्ट को स्टेब्लिश करना, इन दोनों के टच होने पर इसका गेम का ओवर होना, ठीक है ना। पीछे ये जो बैकग्राउंड है उसको डिजाइन करना, स्कोर को मेंटेन करना, तो इन सब के पीछे कोई न कोई कोडिंग चल रही होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि चलाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके पीछे कोई न कोई कोडिंग यूज करनी पड़ती है, ठीक है। उसके आगे का जो था अपने मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं? तो मैं छोटे से एग्जांपल लिए अपने जो अपन काम में लेते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, पेटीएम है और अमेजन है। व्हाट्सअप जो है हमारा टेक्स्ट चैटिंग का ऐप है। क्या काम आता है कि डिवाइस टू डिवाइस अगर हमें चैट करना है, तो दोनों एंड पे अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल है तो हम आपस में अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेजेस को, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से फेसबुक है, तो फेसबुक एक वेबसाइट का ऐप है, ठीक है ना। वेबसाइट टाइप क्यों है? क्योंकि इसके लिए पहले आपको लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन होने के बाद आप उसके अंदर हर तरह की चीज को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और किसी वीडियो को आप लाइव भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ठीक है ना। तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब एक क्या, एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी वीडियोस को शेयर करता है, या आपको कोई दूसरा वीडियो किसी टॉपिक पर देखना है तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। तो इसका एक ये वीडियो ऑनलाइन। चौथा है पेटीएम। ये बैंक ट्रांजेक्शन का ऐप है, ठीक है ना। कि आप किसी बैंक से अगर कनेक्ट होके दूसरे बैंक से कनेक्ट, अपने किसी कस्टमर से कनेक्ट होना चाहते हो तो अपने बैंक से पैसा लेके उस कस्टमर को पे कर सकते हो और कस्टमर से पैसा लेके वापस बैंक में जमा करा सकते हो। तो पेटीएम क्या है? एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी मनी को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक में मैन्युअली नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। और एनी टाइम एनी वेयर आप अपनी मनी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरह का मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन क्या है? ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे मैंने बताया, तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मटेरियल को बेच भी सकते हो और वहां से कोई भी मटेरियल खरीद भी सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर आपको हर कैटेगरी का, हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है,
ठीक है ना। अगर आप इसमें क्या है कि मीडिएटर बन के आप इसमें कमीशन भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मोबाइल ऐप हैं इनके पीछे भी किसी न किसी कोडिंग को यूज में लिया गया है। ठीक है ना। तो जो हम जो अब क्या है, यूजर तो क्या करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसके सामने एक स्क्रीन आती है, फिर वो वापस किसी पर्टिकुलर यूजर पर अपने फ्रेंड पर क्लिक करता है, तो फिर वापस एक नई स्क्रीन आती है। तो वो जो नई स्क्रीन्स आ रही हैं, जो आप टाइप कर रहे हो और सेंड के बटन पे क्लिक करने पे सेंड हो रहा है, तो उन सब इवेंट्स के लिए, उन सब स्क्रीन्स के लिए पीछे कोई ना कोई कोडिंग यूज में ली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोबाइल ऐप को बनाने के लिए भी किसी न किसी कोडिंग को काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी वेबसाइट। ठीक है ना। तो वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है कि जो कुछ हम आपने पैम्पलेट वगैरह या ब्रोशर्स वगैरह हम देखते हैं मैन्युअली, तो पैम्पलेट और ब्रोशर्स में क्या होता है कि किसी कंपनी, शॉप, शोरूम या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो उसमें उनकी फोटोज होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनकी फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी वो सर्विसेज देते हैं, उन सब की डिटेल होती है। तो ब्रोशर्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री के लिए ही होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उसके उस एरिया के बाहर वो नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्यों, उनका कस्टमर रेंज ही उतना ही होता है। लेकिन वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट उन्हीं का सॉल्यूशन है कि ऑफलाइन जो हम पैम्पलेट और ब्रोशर्स बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, तो उसी चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट का फायदा क्या है, एक तो ये क्या है कि आपके मैनुअल जो पैम्पलेट और ब्रोशर प्रिंटिंग से सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, कि वेबसाइट बनाने के बाद ये इसका ग्लोबल प्रेजेंस हो जाता है। ग्लोबल यानी कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री नहीं, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके उस प्रोडक्ट को, आपकी उस फैसिलिटीज को, सर्विसेज को देख सकता है। ठीक है ना। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के पीछे भी किसी न किसी तरह की कोडिंग को यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लो ये कोई, ये सोच रहे हैं कि हमें एक कोई नई वेबसाइट बनानी है। ठीक है। अब वेबसाइट पे आप क्या क्या दे सकते हैं, आपकी कंपनी का रेवेन्यू आप बता सकते हो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है ना, बार की फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपनी कंपनी का रेवेन्यू ग्लोबली बताते हो, तो हो सकता है कि आपको बाहर से, किसी फॉरेन कंट्री से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ठीक है। तो वेबसाइट को जब अपन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसको हम पूरे दुनिया को बताते हैं कि हम ये काम करते हैं। ठीक है। तो पूरी दुनिया आपके बारे में जान जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आपकी फेसबुक प्रोफाइल है। फेसबुक प्रोफाइल क्या है, फिर आपने सब कुछ डेटा अपना डाल रखा है। तो फेसबुक पे आपके जितने भी फ्रेंड्स आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, अमेरिका से हो, यूके से हो, अर्जेंटीना से हो, कहीं से भी हो, तो वो आपकी प्रोफाइल को देख के पता लगा सकते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, आपके क्या क्या इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ग्लोबली शेयर हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी शॉप के बारे में बता सकते हो। ठीक है। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम होता है, वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है ना। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे सेल्स परचेज का कर रहे हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हो, तो आपका कोई एक्चुअल खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हो और अपने कस्टमर को भेज देते हो। जैसे अमेजन है, तो अमेजन कोई भी प्रोडक्ट खुद की कंपनी से नहीं बनाती है, वो दूसरी कंपनी से परचेज करती है और अपने एंड यूजर को भेज देती है। तो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज एक इसका पार्ट है। वेबसाइट से आप बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जब अपन वेबसाइट बनाते हैं, तो आजकल की जो वेबसाइट्स बनती है वो रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप कोई वेबसाइट अगर लैपटॉप पे चला रहे हो तो वो बड़ी दिखनी चाहिए, और अब अगर मोबाइल पे चला रहे हो तो उसको कोलैप्स होके
छोटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे भी वो इतनी लैपटॉप जितनी स्क्रीन ही बड़ी हो रही है और आपका कंटेंट छुप रहा है, ठीक है ना। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो आपके लैपटॉप पे भी उसी फॉर्म में चले और जब आप मोबाइल पे उसको ओपन करो तो वो छोटी हो जाए और सही तरीके से दिखे, ठीक है। तो ये सब कुछ है अपने कोडिंग के बारे में कि अपन कोडिंग को किस किस जगह कैसे कैसे यूज में लेते हैं, ठीक है ना। और वेबसाइट के क्या क्या चीज बना सकते हो, देखो कॉर्पोरेट फॉर्म बना सकते हो आप, ठीक है। प्रमोशनल सर्विसेज अप्लाई कर सकते हो कि किसी के बारे में इस प्रमोशन सर्विस को आप डिजिटल मार्केटिंग से समझ सकते हैं कि अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरा ये नया प्रोडक्ट है, इसको आपको मार्केट करना है, इसको प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए भी आप अपनी वेबसाइट को काम में ले सकते हो। उसके लिए भी आप नई वेबसाइट या अपनी खुद की वेबसाइट को बना के उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिया था मैंने वेबसाइट को कैसे बनाई जाती है या क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था अपने कोडिंग के बारे में कि हम कैसे, तो हम कोडिंग को क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ काम आती है, और कैसे हम कोडिंग को यूज करके गेम्स, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे किसी सबसे पहले हम गेम्स को बनाना शुरू करेंगे, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, और उसमें हम कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट चलता है किसी स्क्रीन पर, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ गुड डे।